नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ गवाही नॉवल का पार्ट 12। इसके बाकी के 11 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं गवाही नॉवल का पार्ट 12। मेरे को वो बोली, खाली इतना मालूम कि मूलगांवकर करके एक भिड़ू है जो आजकल मुरुड़ में रहता है और शेट्टी जिससे डरता है। मूलगांवकर? हाँ। मुरुड़ में रहता है? हाँ। बिग बॉस अन्ना रघु शेट्टी उससे खौफ खाता है? हाँ। तुझे ये बात कैसे मालूम है? कौन सी बात? किधर ध्यान है? शेट्टी इस मूलगांवकर करके भिड़ू से खौफ खाता है। तेरे को ये बात कैसे मालूम हुई? घोसालकर से मालूम हुई। उसने बताई? खुद तो ना बताई, राजी से तो ना बताई। तो कैसे जानी? नशे में बोला। बोले तो? एक रात को फुल टुन था। शेट्टी ने किसी बात पर फोन पर ही उसकी वाट लगाती थी। किसी बात पर बहुत झाड़ा, जलील किया। उसका कचरा करने को फोन पर जो किया जा सकता था किया। बाद में घोसालकर इतने खराब मूड में था कि शक्ल देख के डर लगता था। फिर ड्रिंक करने लगा। विस्की की पूरी बोतल पी गया। खाली बोतल दीवार पर फेंक कर मारी। ग्लास से शीशा तोड़ दिया। फर्नीचर को डैमेज किया। घूंट तो वो रोज लगाता था, लेकिन उस रोज जास्ती लगाया, हद कर दी। ऐसा आपे से बाहर हुआ, मैंने उसको पहली बार देखा था। नशे में जो वाही तबाही बक रहा था उसकी उसको खबर तक नहीं थी। पर मैं सब सुना, मेरी समझ में सब आया। बोला, चाहता तो वो भी शेट्टी की वाट लगा सकता था, क्योंकि जो मूलगांवकर जानता था वो भी जानता था। फिर खुद ही बोलने लगा, मूलगांवकर क्या जानता था। मैंने सब सुना, गौर से सुना, याद रखा। अगले रोज जब जब नशा उतरा, पिछली रात की बातें याद आने लगी तो हवा सरकने लगी। मेरे से पूछने लगा पिछली रात मेरा क्या हाल था। मैं बोल दिया, ड्रिंक में उसको कंपनी देने की वजह से पिछली रात मैं भी टुन थी। उसने जिद करके पूछा, बार बार पूछा कि क्या मेरे को याद था पिछली रात वो क्या कहता रहा था। मैंने बोल दिया, मेरे को कुछ याद नहीं था। मुश्किल से यकीन आया कि रात को उसने जो मुंह फाड़ा था उससे मैं बेखबर थी। पर बाबिया राजे के आदमियों के साथ यह एहतियात ना बरती। उनको हुल दे के बोला कि तू शेट्टी को घोसालकर को जेल भिजवा सकती थी। मिस्टेक हुआ, पर मूलगांवकर का नाम ना लिया। क्या पता? क्या पता? शायद लिया हो। नो। आदमी की अकल पर गुस्सा भी नशे की तरह ही हावी होता है। तू भड़की हुई थी। भड़के हुए भीड़ू की अकल पर पर्दा पड़ जाता है। तेरे को फुल किधर याद होगा कि तू क्या ना बोली, है ना याद? ये बात शेट्टी तक पहुंच भी चुकी हो सकती है। बोले तो इसी वास्ते वो तेरे को घोसालकर से पहले खुद मांगता है। उसके चेहरे पर चिंता के भाव आए। उसकी आंखों में भय की परछाई तैर गई। उसने बेचैनी से पहलू बदला। ये भीड़ू, नीलेश बोला, जो बोले तो शेट्टी को ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसके बारे में सिवाय इसके और कुछ नहीं जानती कि उसका नाम मूलगांवकर है, आजकल मरुड़ में रहता है और शेट्टी का कोई खास राज जानता है जिसकी वजह से शेट्टी उससे डरता है। ऐसी है। मूलगांवकर कॉमन सरनेम है। पता करने पर दर्जनों निकल आएंगे, सैकड़ों निकल आएंगे, मुरुड़ में रहते भी। वो खामोश रही। खैर, उसने मोबाइल निकाला और प्रेस रिपोर्टर अनूप जोशी को उसके मोबाइल पर फोन लगाया। मैं गोखले, वो बोला, तेरे से अर्जेंट करके मिलने का है। बॉस, मेरे को तुम्हारे ब्रदर अभी किधर है? कोलाबा में। किधर मिल सकता है? तुम कहाँ हो? माहिम। मैं इधर से बस फारिग होने ही वाला हूँ। 20 मिनट में अपने ऑफिस पहुँच जाऊँगा। उधर चलेगा? चलेगा, आता हूँ। नीलेश चर्च गेट पहुंचा, जिसके करीब की एक्सप्रेस का वो ऑफिस था जहां अनूप जोशी हाजिरी भरता था। जोशी उससे पहले वहां पहुंचा हुआ था और उस घड़ी अपने छोटे से केबिन में मौजूद था। उसने उठकर नीलेश का स्वागत किया और कुर्सी पेश की। मुझे तुम्हारे भाई की मौत का अफसोस है, वो बोला। सबको है, फिल्म स्टार था ना, मुंबई का बड़ा लॉस हो गया। जोशी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। फिर उसने उससे बिना पूछे कॉफ़ी मंगाई और सिगरेट पेश किया। मैं तुम्हारे मन के भाव समझता हूँ। फिर बोला, जो तन लागे सो तन जाने वाला मामला है, लेकिन क्या करें, अफसोस जाहिर करने के अलावा क्या करें। वो सब्जेक्ट ड्रॉप करो। ठीक है, मेरा साथ दो,
हेल्प करो, सहयोग दिखाओ, तुम्हारा भी फायदा है। मेरा? एक्सप्रेस का बड़ी स्टोरी हाथ लगने का चांस है। ऐसा? हाँ, एक क्लू मेरे हाथ लगा है जिस पर काम करने के लिए मेरे को तुम्हारा हेल्प मांगता है। कुछ हाथ आने पर मेरा काम हो जाने के बाद स्टोरी तुम्हारे हवाले। एक्सक्लूसिव स्टोरी। मांगता है? मांगता है, सुनता है। मेरे को मालूम पड़ा है अन्ना रघु शेट्टी जैसा बड़ा मवाली मूलगांवकर नाम के एक भीड़ू से दबता है, खौफ खाता है। समझो कि उसकी नकेल मूलगांवकर करके इस भीड़ू के हाथ में है। ये मूलगांवकर आजकल मुरूड़ में रहता है। इसके अलावा उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं मालूम। पण शेट्टी से उसका नाम जुड़ा है तो होगा वो उसी की बिरादरी का, उसी की टाइप का कोई भीड़ू। जोशी, ये एक क्लू है जिसको एक्सपेंड करने का, जिसको चेक करने का, और इस मूलगांवकर करके भीड़ू का कोई पता निकालने का, जिससे कि शेट्टी खौफ खाता है। नहीं जमता। क्या नहीं जमता? शेट्टी का किसी से खौफ खाना। वो बड़ा मवाली है, अंडरवर्ल्ड में बहुत ताकत बनाया। उसका किसी गुमनाम भीड़ू से दबना, डरना नहीं जमता बॉस। शेट्टी से पंगा लेके कोई साबुत नहीं बच सकता। कैसे कोई आम भीड़ू उसे दबा के रख सकता है? तो नहीं होगा आम, होगी कोई ऐसी बात जो उसे खास बनाती है। भीड़ू का पता निकलेगा तो खास बात का पता निकलेगा ना, तभी तो स्टोरी एक्सप्रेस के नाम की होगी, वरना क्या रखा है। ठीक, मेरी टिप भरोसे की है, क्लू स्ट्रांग है। इस भीड़ू का पता लगने पर बहुत कुछ पता लगेगा। ऐसा होने पर एक्सप्रेस के हाथ तो एक्सक्लूसिव स्टोरी आएगी। तुम्हारे हाथ क्या आएगा? शेट्टी। हाँ, वजह है कोई? एक वजह मेरी समझ में आती है। कौन सी? तुम्हारे भाई की सुपारी शेट्टी ने लगाई, क्योंकि वो शेट्टी के आदमी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने की जिद नहीं छोड़ता था। इसी सिलसिले में तो 3 दिन पहले मैं तुम्हारे थाने में तुम्हारे से मिलने गया था, जबकि तुमने मेरे को मेरी पॉलिश उतार कर बाहर किया था। अब उसका बदला उतारोगे? तौबा, कहाँ से कहाँ घसीटते हो बात को। तो तुम बोलो। मैंने जो बोलना था बोल दिया। इंस्पेक्टर साहब, मैं तुम्हारे क्लू पर काम करने को तैयार हूं। थैंक यू। अभी पूरी बात सुनो, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ने का नतीजा गंभीर भी हो सकता है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। शेट्टी खतरनाक मवाली है, अंडरवर्ल्ड का पावरफुल डॉन है। जो काम वो एक बार कर सकता है वो दूसरी बार भी कर सकता है। क्या काम? समझो, मेरी भी सुपारी लगा देगा। क्या बड़ी बात है, खाकी वर्दी में पनाह नहीं मिलेगी। गोखले साहब, तुम्हारे भाई के जिस्म पर भी खाकी वर्दी थी। मैं मौत से डरने की स्टेज से गुजर चुका हूं। भाई की वजह से? किसी भी वजह से। अब जवाब दो अपना। वो तो मैं दे चुका। मैं तुम्हारे क्लू पर काम करूंगा। कल, परसों, अगले हफ्ते? आज ही, अभी आओ। कहाँ? मोर्ग में। दोनों एक्सप्रेस की मोर्ग में पहुंचे, जहां आइंदा 3 घंटे उसने अनूप जोशी के साथ गुजारे। 6 मूलगांवकर जोशी ने शॉर्टलिस्ट किए। एक्सप्रेस का रिकॉर्ड कहता है, जोशी बोला, ये 6 भीड़ू पिछले 5-6 सालों में किसी न किसी तरीके से अन्ना रघु शेट्टी से वाकिफ थे, उससे जुड़े थे। ये विट्ठल राव मूलगांवकर भाई लोगों की कोर्ट में जमानत देने में सबसे आगे होता था। ये सदानंद मूलगांवकर ट्रांसपोर्ट के धंधे में था। ये आदिनाथ मूलगांवकर नॉन मटका ऑपरेटर था। ये अनिल मूलगांवकर मजिस्ट्रेट था। ये शांतनु मूलगांवकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में अफसर था, जहां से कि डिसमिस किया गया था। खुशकिस्मत था कि जेल जाने से बच गया था। और ये आखिरी रवि मूलगांवकर है, जो कि क्राइम ब्रांच में एसीपी होता था। सबको चेक करा सकते हो? खुद करूंगा ना। कर सकते हो? हाँ। करोगे? हाँ। वॉर फुटिंग पर? तुम्हारी खातिर, बल्कि अपनी खातिर, बड़ी स्टोरी की खातिर। कुछ पता लगे तो टेम खोटी किए बिना बोलना मोबाइल पर। ठीक है। बाय द वे, रूबरू मिलना हो तो लेट आवर्स में कहाँ देखूं? थाने में या तारदेव तुम्हारे घर पर? दोनों जगह नहीं। थाने से छुट्टी पर हूं और कुछ अरसा खार में रहने का इरादा है, जहां हमारा पुश्तैनी मकान है और जहां अपनी जिंदगी में मेरा भाई रहता था। पता और लैंडलाइन का नंबर नोट कर लो। उसने किया। कभी भी आना या मेरे को बुलाना, कुछ भी करना, कांटेक्ट में रहना। ओके, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। निकलता हूं। रात को 9 बजे के करीब एक पीसीओ से जयंत प्रधान ने अन्ना रघु शेट्टी का नंबर बजाया। प्रधान बोलता है, वो माउथ पीस में बोला, बड़ा बाप से बात करने का। होल्ड करता है। कुछ क्षण बाद उसके कान में शेट्टी की कर्कश अधिकारपूर्ण आवाज पड़ी। क्या मांगता है प्रधान? रिपोर्ट करना मांगता है बाप।
अभी थोड़ा टाइम पहले इंस्पेक्टर नीलेश गोखले ने खार वेस्ट के शमशान घाट में अपने भाई को फूंका। उससे पहले वो दादर के सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में था, जिधर से भाई का लाश क्लेम किया। और पहले वो चर्च गेट के पास के एक्सप्रेस के ऑफिस में था, जिधर अक्खी शाम बोले तो 3 साढ़े घंटा अनूप जोशी करके रिपोर्टर के साथ था। उतना टाइम उधर क्या करता रहा? मालूम नहीं बाप, यही मुश्किल से जाना कि अनूप जोशी के साथ था और उधर के बड़े रिकॉर्ड रूम में बंद था। छोकरी का बोल। उसका कुछ पता निकाला है बाप, पर पक्की करके गारंटी करके अभी कुछ बोलने में लोचा। क्या पता निकाला है? बोले तो छोकरी माहिम के पार्क व्यू होटल के रूम नंबर 403 में बंद। पार्क व्यू होटल माहिम, रूम नंबर 403? ये तो उस छोकरी का पता है जो शूटिंग की चश्मदीद गवाह है। हनी करके कुछ नाम है शायद। यही नाम है बाप, हनी बियांको। मेरे को हिंट मिला है निधि मीरानी इस हनी बियांको के साथ ही उसके रूम में बंद है। हिंट नहीं मांगता, पक्की कर। साले हलकट, तेरे को हिंट का रोकड़ा मिलता है? बाप मैं और पक्की करेगा, अभी जो मालूम पड़ा वो सुनने का, प्लीज करके बोलता है। मैंने आजू बाजू से पूछताछ करके मालूम किया कि इंस्पेक्टर गोखले अर्ली मॉर्निंग एक छोकरी के साथ उधर पहुंचा था। आगे उनके चौथे माले पर 403 में जाने का ही चांस, क्योंकि वो हनी बियांको उसके भाई की माशूक। रूम में जाके पक्की करना था बाप। उधर पुलिस का पहरा, लॉबी में भी और चौथे माले पर भी, कैसे जाना सकता? ठीक है, आगे जो पक्की करना है वो मैं करेगा। अब तेरे को उधर कोई काम नहीं। क्या बोला बाप? तेरा रोकड़ा तेरे पास पहुंच जाएगा। मुंबई से निकल ले, 2 वीक्स मुंबई से दूर कहीं जाके मौज कर, मस्ती मार। सब खर्चा पानी मैं देगा। फिर फोन लगाना, मैं लौटने को बोले तो लौटना, समझ गया? बरोबर बाप। और किसी के सामने मुंह नहीं फाड़ने का। अभी मेरे को बोला वो किसी को नहीं बोलने का। क्या? पण बाप अब क्या है? घुसाल कर बाप, मेरे को बोला जो मालूम हो उसको खबर करने का। मैं करेगा ना, तेरे को नहीं करने का। क्या बोला मैं? मेरे को नहीं करने का। क्या नहीं करने का? घुसाल कर बाप को फोन नहीं लगाने का, उसको कुछ नहीं बोलने का। यही मांगता है। जो मेरे को बोला सो बोला, अभी थोड़ा बंद परमानेंट करके। बरोबर बाप, कट कर। चैप्टर 6। सुबह 9 बजे फोन की घंटी बजी। नीलेश गोखले ने कॉल रिसीव की। लाइन पर अनूप जोशी था। 15-20 मिनट में पहुंच रहा हूं, वो बोला। कहीं जाने का है, तैयार मिलना। अभी तैयार हूं, नीलेश बोला। बढ़िया, तो फिर इमारत से बाहर सड़क पर। ओके। लाइन कट गई। 15 मिनट बाद नीलेश वहां से निकलने की तैयारी कर रहा था, जबकि फ्लैट की कॉल बेल बजी। नीलेश ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। चौखट पर आचार्य अत्रे खड़े थे। आप? फिर आ गए हम, यही कहने जा रहे थे ना? नहीं नहीं, आइए प्लीज। शुक्रिया। आचार्य ने भीतर कदम रखा। हम तुम्हारे सिर्फ 2 मिनट लेंगे। आचार्य जी कोई वांदा नहीं, इत्मीनान से विराजिए, मैं चाय लाता हूं। नहीं नहीं, हम वाकई 2 मिनट ही ठहरेंगे, तुम हमारी बात सुनो। फरमाइए। ये एक लंबा लिफाफा उन्होंने नीलेश को थमाया। हम तुम्हें सौंपने आए थे। क्या है ये? नीलेश उत्सुक भाव से बोला। विल, वसीयत तुम्हारे भाई की, जिसमें तुम्हें उसने अपना वारिस करार दिया है। ओ नो, ऐसा ही है। नीलेश ने लिफाफे में से वसीयत की दस्तावेज निकाली और उसे पढ़ा। आचार्य जी फिर बोला, इसे आप ही रखिए। वो किस लिए? इसका आपका अपने पास रखना ही बनता है। हम समझे नहीं। इसमें यह भी लिखा है कि अगर किसी वजह से मैं वारिस बनना ना कबूल करूं या मेरे हालात ऐसे बन जाए कि मैं वारिस ना बन सकूं, तो सब कुछ आचार्य अत्रे के आश्रम को दान कर दिया जाए। अच्छा, ऐसा लिखा है? आपको नहीं मालूम? हमने वसीयत नहीं पढ़ी, जैसी हमें वो सौंपी गई थी वैसी वो हमने तुम्हें सौंप दी। इसमें अल्टरनेट बेनिफिशियरी के तौर पर आपके आश्रम का नाम दर्ज है। ऐसा है भी तो ये वसीयत तुम्हारे पास ही होनी चाहिए, क्योंकि तुम जानते ही हो कि अल्टरनेट की नौबत नहीं आने वाली। आचार्य जी, मैं ही जानता हूं कि अल्टरनेट की नौबत मोड़ पर खड़ी है, वो कभी भी आ सकती है। खामखा, बहुत जल्द मेरा मुकाम मेरे भाई के पहलू में हो सकता है। क्या बात करते हो? इसलिए गुस्ताखी की माफ़ी के साथ अर्ज है, कहना मानिए, अभी इसे अपने पास ही रखिए। हालात नॉर्मल हो गए तो मैं खुद आकर इसे आपसे मांग लूँगा। बड़ी रहस्य भरी बातें कर रहे हो। अभी मेरी बात मानिए प्लीज़। अच्छी बात है, रख लेते हैं। शुक्रिया। अब चाय? नहीं, चलते हैं, कहीं पहुंचना है। नीलेश ने सहमति में सिर हिलाया।
उसने 2 मिनट आचार्य अत्रे के रुखसत हो जाने का इंतजार किया, फिर फ्लैट को लॉक करके नीचे सड़क पर पहुंचा। उसे ज्यादा देर इंतजार ना करना पड़ा। एक सैंत्रो कार वहां पहुंची और उसके सामने आकर रुकी। नीलेश ने देखा उसकी ड्राइविंग सीट पर अनूप जोशी बैठा था। हेलो, वो नीलेश की ओर का कार का दरवाजा खोलता बोला। गुड मॉर्निंग। सहमति में सिर हिलाता नीलेश उसके साथ कार में सवार हो गया। मुझे नहीं पता था कार वाले हो, वो बोला। अरे नहीं जनाब, जोशी तत्काल बोला। एक्सप्रेस की है, कभी कभार मिल जाती है। ओह, बात क्या है? अभी बताता हूं, पहले यहां से निकल लें। उसने कार को गियर में डाला और सड़क पर आगे बढ़ाया। कल, फिर बोला। चिराग तले अंधेरा वाली बात हुई इंस्पेक्टर साहब। बोले तो? मॉर्ग के रिकॉर्ड से पहले हमने आगे पीछे दाएं बाएं से 6 मुलगांवकर ट्रेस किए। एक्सप्रेस का ख्याल ना आया जहां एक मुलगांवकर होता था, जिसका कभी किसी और ही बड़े अनोखे तरीके से शेट्टी से वास्ता पड़ा था। और मुझे यकीन है कि वही वो मुलगांवकर है जिसके हाथ में शेट्टी की नकेल है और जिसकी तुम्हें तलाश है। वो एक्सप्रेस का मुलाजिम है? था, 14-15 साल पहले था। पूरा नाम किशोर मुलगांवकर। तुम तो इतने पुराने मुलाजिम नहीं हो। मैं तो सिर्फ 8 साल से हूं एक्सप्रेस में, लेकिन अपने एक बड़े सीनियर कलीग से, जो कि अगले साल रिटायर हो रहा है, इत्तेफाकन ये बात मालूम पड़ी। रिपोर्टर था तुम्हारी तरह? फोटोग्राफर, स्टाफ फोटोग्राफर, ह्यूमन इंटरेस्ट की पिक्चर्स की तलाश में मुंबई में भटकने वाला। इसी वजह से इत्तेफाक से एक बैंक होल्डअप का दर्शक बन गया। काला घोड़ा के इलाके में कैमरा लेकर घूमता था, जबकि हमाम स्ट्रीट की नेशनल बैंक की ब्रांच से 3 हथियारबंद भीड़ू बैंक का कैश लूटकर दौड़ते हुए बाहर निकले। कैश से भरे थैले तब भी उनके हाथ में थे। बाहर पुलिस के 2 जवान मौजूद थे, जो कि उधर अपनी बीट ड्यूटी पर थे। उन्होंने लुटेरों को ललकारा तो उन्होंने दोनों को शूट कर दिया। किशोर मुलगांवकर खुद भी गोली खाने से बाल बाल बचा। बोलता था बैंक के सामने फुटपाथ के पार पार्किंग में खड़ी एक कार के नीचे ना जा लेटा होता तो पुलिस वालों के साथ सरतिया वो भी वहां मरा पड़ा होता। कैमरा इस्तेमाल ना किया, फोटो ना खींची। मालूम पड़ा है कि बोलता था कि ख्याल तक नहीं आया। उस वक्त तो उसे बस अपनी जान बचाने की पड़ी थी। हलकट ने लुटेरों की फोटो खींच ली होती तो नेशनल हीरो बन गया होता। फेमस होने का बहुत बड़ा मौका गवा दिया इडियट ने। उस वाकये के 1 साल बाद उसने एक्सप्रेस की नौकरी छोड़ दी। बोले तो बस इतना ही मेरा वो बुजुर्ग कलीग उसके बारे में बता पाया। मतलब क्या हुआ इसका? सोचो। मतलब सूझ तो रहा है मेरे को। मुझे यही उम्मीद थी तुम्हारे से। जो सूझ रहा है बोले तो ठीक सूझ रहा है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? एक्सप्रेस के रिकॉर्ड में उसका जो घर का पता दर्ज है वो मैंने निकाला है। वो पता चेंबूर का है। हम वहीं चल रहे हैं। इतने साल हो गए, अभी भी वहां रहता होगा? जरूरी नहीं, मालूम करने में क्या हर्ज है। चेंबूर में कहाँ? सुभाष नगर रोड पर। अरे भाई, वहां कहाँ? मालूम नहीं, रिकॉर्ड से हाउस नंबर पढ़ा ना जा सका। फिर क्या बात बनी? उसके अभी वहां रहते होने का मतलब होगा कि अब उसका दर्जा उधर के पुराने बाशिंदे का है। इलाके जाकर पुराने बाशिंदे के बारे में पूछा जाए तो पता लग जाता है। जरूरी नहीं। निराशावादी बातें मत करो इंस्पेक्टर साहब, पहले आजमाने दो। ठीक है। वो चेंबूर और आगे सुभाष नगर रोड पहुंचे। कार से निकलकर उन्होंने अपना पूछताछ का सिलसिला शुरू किया। जल्दी उन्हें कामयाबी हासिल हुई। उन्हें एक उम्रदराज क्रिश्चियन महिला मिली जो कि मुलगांवकर फैमिली से वाकिफ थी। छोकरा किशोर छापे में फोटोग्राफर की नौकरी करता था, वो याद करती बोली। और इधर 2 मकान आगे अपना कभी डैडी के साथ रहता था। फिर मम्मी डैडी रत्नागिरी चला गया। किशोर कुछ टाइम इधर अकेला रहा। फिर ऑल ऑफ ए सडन उसने अपना छापे का नौकरी से रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके क्या किया? जोशी ने पूछा। किसी दूसरा पेपर का नौकरी पकड़ा ना? आपका मतलब है एक्सप्रेस से रिजाइन करके कोई और पेपर ज्वाइन कर लिया? यही बोला मैं। कमाल है। और कौन सा पेपर? और कौन सा पेपर बोले तो? जिसको उसने ज्वाइन किया। अच्छा वो? जी हाँ वो। उसका नाम तो मेरे को याद नहीं। मालूम नहीं या याद नहीं? मालूम तो था पर भूल गया। लोकल पेपर था या कहीं बाहर का था? ये तो मालूम नहीं। इधर जिधर वो रहता था वो मकान उसका अपना था? नहीं, किराए का था। नई नौकरी पकड़ने के बाद इधर ही रहता था कुछ टाइम, फिर छोड़ गया। पर ये नहीं मालूम कि छोड़ के किधर गया। ये तो नहीं मालूम। पर माँ बाप इधर से रत्नागिरी गया, ये मालूम? हाँ ये मालूम।
पक्की करके मालूम। वो कैसे? इधर रोड के सिरे वाले मकान में एक मैथ्यू साहब रहता था, जो कि ट्रैवलिंग सेल्समैन था। वो एक टाइम रत्नागिरी गया था। वहां बाई चांस सीनियर मुलगांवकर किशोर का डैडी उसको मिला था। वो लौट कर नेबरहुड में सबको बताया कि मुलगांवकर तो रत्नागिरी बहुत ठाठ से रहता था। उधर उसने अपना मकान खरीदा था, जिसके आगे पीछे गार्डन था और बाजू के गैराज में कार भी खड़ेला था। बहुत ठाठ से रहता था किशोर का पेरेंट्स उधर। ये ना बोला कि ठाठ किधर से आया? बोला ना, मैथ्यू साहब को। अच्छा बोला? क्या बोला? नागपुर में कोई रिच रिश्तेदार था जो मर गया और अपना सब कुछ, टोटल वेल्थ उन लोगों के नाम छोड़ गया, जिससे बंगला खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, ठाठ से रहना शुरू कर दिया। ऐसे ही बोला मैथ्यू साहब। बेटे का, किशोर का कोई जिक्र ना आया कि वो किधर रहता था, क्या करता था? ना बोले तो ना मैथ्यू साहब ने पूछा। शायद पूछा हो, लेकिन आगे आपसे जिक्र ना किया हो। ऐसा? हाँ, मेरे को मैथ्यू से मिलने का। नहीं मिल सकता। किधर बताया उसका रेजिडेंस? वृद्धा ने आसमान की तरफ उंगली उठाई। बोले तो ही डाइड 4 years बैक। सडनली कैंसर डिटेक्ट हुआ, 90 days में फिनिश। अभी 50 का भी नहीं था। बहरहाल अब किशोर मुलगांवकर से कांटेक्ट हो पाने का कोई जरिया नहीं। किधर है? थैंक यू एनीवे मैम। वेलकम। दोनों वहां से हटे और कार में जा बैठे। अब बोलो इंस्पेक्टर साहब, जोशी बोला। क्या समझे? जो मतलब पहले सोचा बताते थे वो अब बोलो। किशोर मुलगांवकर ने झूठ बोला था कि उसे बैंक होल्डअप की तस्वीरें खींचने का ख्याल तक नहीं आया था। उसने तब खाली अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। असल में उसने लुटेरों की, इन एक्शन लुटेरों की तस्वीरें बराबर खींची थी और उनको अपनी खुद की रोटियां सेकने का जरिया बनाने के लिए उनकी बाबत खामोश रहा था। 1 साल उसने खामोशी से गुजारा था और उस दौरान अपनी हिफाजत का हर सामान उसने कर लिया था। उसके बाद उसने लुटेरों से संपर्क किया था, जिनमें से एक यकीनन अन्ना रघु शेट्टी था। 15 साल पहले जिसकी औकात बैंक रॉबरी जितनी ही थी, जो आज जैसा बड़ा मवाली, आज जैसा शक्तिशाली भाई नहीं था। एग्जैक्टली 3 लुटेरों में से एक वो था, बाकी तो कोई भी हो सकते थे। कोई बड़ी बात नहीं कि एक तो सयाजी घोसालकर ही हो। आई सी। उसका मतलब एक लुटेरे सिनाक से भी हल होता था, जो कि अन्ना रघु शेट्टी था। उसने उससे बात की और अपने लिए एक लाइफ लॉन्ग पेंशन स्कीम वर्कआउट कर ली। यानी कि किशोर के माँ बाप की रत्नागिरी वाली संपन्नता ब्लैकमेल का नतीजा थी। उस ब्लैकमेल का नतीजा थी जो बेटा शेट्टी को कर रहा था, आज भी कर रहा है। लाइफ लॉन्ग पेंशन स्कीम बोला ना मैं। तो शेट्टी के डरने की वजह यह है कि किशोर मुलगांवकर उसे जेल की हवा खिला सकता है, फांसी के फंदे पहुंचा सकता है। तुमने खुद बोला कि नहीं बोला कि इस होल्डअप में 2 पुलिस वालों की भी जान गई थी? ठीक। अभी बोले तो किशोर मुलगांवकर की होल्डअप की खींची तस्वीरें वो तोता है जिसमें शेट्टी की जान है। मुलगांवकर तोते की टांग तोड़ेगा, शेट्टी की टांग टूट जाएगी। वो तोते की गर्दन मरोड़ेगा, शेट्टी की गर्दन टूट जाएगी। बिल्कुल। अब मेरे को वो तोता मांगता है। हाँ, ताकि शेट्टी की जान तुम्हारे कब्जे में आ जाए। हाँ। तोते का मालिक तो गायब है, उसे कैसे ढूंढोगे? रत्नागिरी से पता लग सकता है। माँ बाप को शर्तिया पता होगा बेटा कहाँ पाया जाता है। ठीक, पर माँ बाप का पता कैसे निकालोगे? मैथ्यू साहब करके एक भीड़ू जो माँ बाप के पते से वाकिफ था, वो तो मुद्दत हुई मर गया। रत्नागिरी बड़ी जगह है, कैसे जानोगे माँ बाप कहाँ रहते हैं? सोचूंगा कोई तरकीब। क्या? 10-12 साल पहले उन्होंने उधर नया बंगला खरीदा था, तो उसकी अपने नाम रजिस्ट्री कराई होगी। रजिस्ट्रार के ऑफिस के रिकॉर्ड से ऐसी जानकारी निकलवाई जा सकती है, बशर्ते कि बंगला उन्होंने अपने नाम खरीदा हो। वो बेनामी की खरीदी हुई तो क्या पता लगेगा? नीलेश से जवाब देते ना बना। दूसरे, मौजूदा हालात में अपने सिर पर मंडराते खतरे से शेट्टी क्या बेखबर होगा? इस बात से बेखबर होगा कि तोते की मिल्कियत किसी और के हाथ में पहुंच गई तो उसकी क्या गत बनेगी? नहीं। तो फिर तुम बोलो। तुमने रत्नागिरी वाले बंगले का सुराग पा भी लिया तो मैं गारंटी करता हूं वो खाली मिलेगा और मुलगांवकर दंपति एकाएक कहाँ चले गए हरगिज नहीं जान पाओगे। तुम्हारा मतलब है शेट्टी ने उन्हें वक्ती तौर पर कहीं खिसक जाने को मजबूर किया होगा? बेटे को भी। कोई बड़ी बात नहीं कि आज की तारीख में बेटा और माँ बाप तीनों कहीं परदेश में मस्ती मार रहे हो, तुम्हारी पकड़ से दूर, किसी की भी पहुंच से दूर। शायद तुम ठीक कह रहे हो।
मैं यकीनन ठीक कह रहा हूं। नीलेश कुछ क्षण खामोश रहा। तस्वीरें, फिर बोला, किशोर मुलगांवकर साथ लिए नहीं फिर रहा हो सकता। उसने उन्हें जरूर किसी ऐसी जगह गर्क किया हुआ होगा जिसकी भनक शेट्टी को ना लग सके। मेरा सरोकार किशोर मुलगांवकर से नहीं, उसकी खींची तस्वीरों से है। खुद वो कहीं भी हो, तस्वीरें जरूर यहीं कहीं होंगी। मैं तस्वीरों की तलाश पर फोकस बनाऊंगा। कैसे? शिवराज सावंत के जरिए। वो दशरथ हजारे का कातिल, भाई लोगों का हिटमैन, जिसके खिलाफ तुम्हारा भाई चश्मदीद गवाह था और इसी वजह से जान से गया। वही। वो भी तो भाई लोगों के लिए जेल में बैठा धमकी जारी करता है कि अगर उसे बचाया ना गया तो वो उनकी पोल खोल देगा। क्या पोल खोल देगा? कौन सी पोल खोल देगा? यही ना कि 15 साल पहले बिग बॉस इतना बिग नहीं था, मामूली बैंक डकैत था। सावंत अगर इस हकीकत से वाकिफ है तो उन तस्वीरों के वजूद से भी वाकिफ हो सकता है जो कि किशोर मुलगांवकर ने होल्ड अप की खींची थी। यही वो बात है जिसने शेट्टी को मेरे भाई के मामले में जल्दबाजी में कदम उठाने पर मजबूर किया था। यानी कि शेट्टी की वाट लगाने का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जरिया वो तस्वीरें बन सकती हैं। हाँ, बिला शक। बढ़िया। अब तुम्हारा मेरा साथ कहाँ तक का है? कार वापस लेकर चलो। ओके बॉस। कार आगे बढ़ी। कार मेन रोड पर पहुंची थी कि नीलेश के मोबाइल की घंटी बजने लगी। उसने कॉल रिसीव की। हनी बोलती हूँ, व्याकुल आवाज आई। क्या हुआ? नीलेश सशंक भाव से बोला। वो लड़की निधि, क्या हुआ उसे? गई। गई क्या? क्या मतलब? इधर नहीं है। अरे किधर नहीं है? पार्क व्यू में, मेरे रूम में। कहाँ गई? तू कहाँ थी? मेरे को वो पुलिस वाला फिर हेडक्वार्टर लेकर गया ना। कौन पुलिस वाला? सब इंस्पेक्टर कदम। मोतीराम कदम, दादर थाने से। वो कदम को बाखूबी जानता था। वो शेट्टी का आदमी था। पीछे सिक्योरिटी के लिए 2 पुलिस वाले भी तो थे। वो बोला। हटा दिए। हटा दिए? काहे? सब इंस्पेक्टर बोला, जब उधर मैं नहीं थी तो सिक्योरिटी किसको मांगता था? ओह। बोला, मैं लौटूंगा तो पुलिस वाले भी लौट आएंगे। तू किधर है? होटल में। वो लौट आए? हाँ, दोनों। उधर ही ठहर, आता हूं। उसने फोन बंद किया। चेंज ऑफ डेस्टिनेशन, वो जोशी से बोला। मेरे को माहिम पहुंचा। जोशी ने सहमति में सिर हिलाया। नीलेश रूम नंबर 403 में हनी बियांको के रूबरू हुआ। अभी ठीक से बोल, क्या हुआ? नीलेश सख्ती से बोला। वो सब इंस्पेक्टर मोतीराम कदम 9:30 बजे इधर आया। बोला कुछ और सस्पेक्ट्स की तस्वीरें देखने मेरे को उसके साथ हेडक्वार्टर चलना था। मैंने बोला मेरे को रेडी होने में 15-20 मिनट लगेंगे। वो बोला लॉबी में वेट करता था। मैंने पीछे निधि को बोला मेरे को जाने का था। वो इस ख्याल से डरने लगी कि पीछे उसने अकेले रहना था। उसे समझा बुझा के मैं यहाँ से निकली तो बाहर हवलदार ना दिखाई दिया। लॉबी में पहुंची तो वहाँ वाला पुलिसिया भी दिखाई ना दिया। मैंने उस बारे में सब इंस्पेक्टर कदम से पूछा तो उसने वही जवाब दिया जो मैंने फ़ोन पर बोला। तुम्हारी गैरहाजिरी में उन लोगों की वहाँ ज़रूरत नहीं थी। हाँ। आगे? 2 घंटे बाद में वापस लौटी तो तब गार्ड ड्यूटी वाले पुलिसिया भी लौट आए। कदम मेरे को थैंक यू बोल के चला गया। मैं यहाँ पहुंची तो निधि को गायब पाया। यहाँ से ऐसा कुछ लगता था कि उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई हो, उसे उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ से ले जाया गया हो। नहीं। फिर तो क्या पता वो खुद ही निकल ली हो। उसकी कीमती कलाई घड़ी टॉयलेट में वॉश बेसिन पर पड़ी है। खुद गई होती तो घड़ी तो ना छोड़ गई होती। शायद भूल गई हो। मेरे को नहीं लगता वो खुद गई है। वो सब इंस्पेक्टर, उसकी हर हरकत से मुझे फरेब की बू आती थी। वक्ती तौर पर सिक्योरिटी को यहाँ से हटाना भी मुझे उसकी कोई साजिश जान पड़ती है। हो सकता है। वो कहाँ गई? क्या पता कहाँ गई। कोशिश करूंगा पता निकालने की। उसने दादर थाने फ़ोन किया और सब इंस्पेक्टर कदम को पूछा। मालूम हुआ वो उस रोज़ छुट्टी पर था। उसने बाहर निकलकर हवलदार से बात की। जवाब मिला वो मतवादर यहीं था, बीच में कहीं नहीं गया था। नीचे लॉबी में मौजूद सिपाही का भी यही जवाब था। जब तुम्हारा सब इंस्पेक्टर मोतीराम कदम इधर आया था तब तुम दोनों, तुम यहाँ और हवलदार ऊपर यहीं थे? हाँ, बरोबर। लड़की हनी बियांको जिसको तुम लोग वॉच कर रहे हो कदम के साथ गई थी? हाँ। कहाँ? ऐसा ही बोलता था, हेडक्वार्टर। उसके साथ ही लौटी? हाँ, 2 घंटे बाद लौटी ना। बीच में उसके कमरे में कोई आया गया? खाली कमरे में कौन आता, कौन जाता?
बीच के 2 घंटों में कोई बाहरी आदमी 403 में गया था? नक्को। वो चौथी मंजिल पर पहुंचा। लड़की 2 घंटे इधर नहीं थी। उसने हवलदार से सवाल किया। उसकी गैरहाजिरी में रूम की क्या पोजीशन थी? बंद था। कोई उधर से निकल के ना गया? बंद कमरे में से कौन निकल के जाता? जवाब दे। नहीं, नहीं गया। ऐसा कोई जादू वो टेम उधर नहीं हुआ। कोई आया भी नहीं? कोई कौन? जो कमरे में जाना मांगता हो? नक्को। ये सब बोलने के लिए नजराना ऐसा ही कदम ने दिया? उसने दे दिया या अभी इधर से मिलेगा? कोई और देगा, पहुंचाएगा? क्या बोलता है बाप? कुछ नहीं। नीलेश वापिस हनी के कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपने थाने एसएचओ मात्रे को कॉल लगाई। मात्रे साहब, बोला, मेरे को हेल्प मांगता है। तुमने मेरे को बोला था कि जरूरत पड़ेगी तो हेल्प करोगे। अभी मेरे को जरूरत, इस वास्ते फोन लगाया। अच्छा किया, मैं तुम्हें याद ही कर रहा था। बोले तो? नए डीसीपी ने जो लिस्ट मांगी थी वो मेरे को देनी पड़ी थी। अभी वो तुमसे मिलना मांगता है। बोलना था मैं छुट्टी पर है। गोखले, पुलिस वालों की छुट्टी कैसी होती है तेरे को मालूम? बोलो, अभी मैं ट्रेसेबल नहीं है। ये भी रूल्स के खिलाफ है। रूल्स गए तेल लेने। बॉस, कुछ भी स्टोरी बनाओ। अभी मैं डीसीपी से मिलने नहीं जा सकता। क्यों, क्या हुआ? एक लड़की मेरी प्रोटेक्शन में थी, गायब हो गई। कौन लड़की? निधि मीरानी। निधि मीरानी? घुसालकर की कीप? वही, पता नहीं खुद चली गई या उसका अगवा हुआ। किधर थी वो? पार्क व्यू होटल में, रूम नंबर 403 में। पार्क व्यू, रूम नंबर 403? ये तो तेरे भाई के कत्ल की आई विटनेस का एड्रेस है। वही है। निधि मीरानी को मैंने वहीं बियांको के साथ छुपाया हुआ था। वहाँ हनी की वजह से तुम्हें मालूम है पुलिस का पहरा था, इसलिए सोचा था कि वो उधर सेफ होगी। अरे गोखले, ये क्या खेल खेल रहा है? क्या घिचपिच मचा रहा है? तूने इतनी इंपॉर्टेंट विटनेस के साथ वो दूसरी लड़की ठोक दी। अरे वो गैंगस्टर की मोल है। ये ना सोचा कि वही हमारी इकलौती आई विटनेस को खल्लास कर सकती थी। खुद तेरे भाई के कत्ल का केस है, फिर भी इतना बड़ा रिस्क लिया। वो लड़की घोसालकर की मिस्ट्रेस थी, अब नहीं है। तेरे को क्या मालूम? मालूम ना? मालूम तो गलत मालूम। वो खिसक गई ना, और खिसक के देखना, घुसालकर के पास ही गई होगी। जिस छोकरी को एक बार हरामी लाइफ का चस्का लग जाए वो कहीं छूटता है? वो खिसकी नहीं, खिसकाई गई। उसका अगवा हुआ है, बाकायदा पुलिस की मदद से। क्या बोला? दादा थाने का सब इंस्पेक्टर मोतीराम कदम भाई लोगों के हाथों बिका हुआ है। तेरे को ही मालूम, चोर चोर मौसेरे भाई। क्या? ओह, उसने इरादतन होटल में ऐसी स्टेज सेट की कि लड़की निधि मीरानी पीछे अनप्रोटेक्टेड रह जाती और कोई भी उसे खिसका ले जाता। ओह, अभी क्या मांगता है? लड़की को ट्रेस करने में कोई मदद करो। वो तो तू बोलता है तो मैं करता हूं, पर गोखले, डीसीपी के पास पेशी तू नहीं डाल सकता। उसके हुक्म को नजरअंदाज करेगा तो अंजाम बुरा होगा। उसको मालूम होना चाहिए मेरा सगा भाई मरा है। अभी कल उसका अंतिम संस्कार होकर हटा है। जब मिलेगा तो सबसे पहले अफसोस ही तो जाहिर करेगा। वो क्या कहते हैं, संवेदना प्रकट करेगा ना। मेरे पास कब तक का टेम है? शाम तक का। मैं बोल दूंगा फौरन कांटेक्ट ना हो सका, देर से हुआ, और लेट करूंगा तो मेरी ही वाट लगा देगा। ठीक है, बोलना। शाम को तो उसकी हाजिरी भरेगा? भरूंगा। बढ़िया। उसने संबंध विच्छेद किया। अब क्या होगा? नेत्र फैलाती हनी बोली। पुलिस उसकी तलाश करेगी? पता नहीं, नीलेश अनमने भाव से बोला। जाता है। तो दोस्तों, ये था गवाही नॉवल का पार्ट 12। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।